दोस्तों ये साल था 1898 का और इस साल एक अनोखी घटना हुई। केन्या में दो शेरों ने अचानक से फैसला कर लिया कि वो ना अब किसी भैंस का शिकार करेंगे, ना किसी ज़ेब्रा का और ना ही किसी हिरण आदि का, अपितु वो केवल और केवल इंसानों को ही अपनी खुराक बनाएंगे। इन शेरों ने अपने आसपास काम कर रहे मजदूरों पर हमले करना शुरू कर दिया। हालांकि उक्त घटना केन्या की है, लेकिन उन मजदूरों में से अधिकतर भारतीय थे जो केन्या में चल रहे रेल निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से वहां गए थे। हालात बेहद खराब थे। केन्या में उन दिनों हैजा, मलेरिया एवं चेचक जैसी बीमारियां भी फैली हुई थी। इस तरह की बीमारियां तब के समय में पूर्णतः लाइलाज ही होती थी और ये बड़ी संख्या में इंसानों को अपना ग्रास बनाती थी। बीमारी के कारण बुखार से तपते शरीर को केवल मौत ही ठंडा कर सकती थी और मौत के साए के नीचे दो आदमखोर शेरों के हमलों ने केन्या में कार्य कर रहे भारतीय लोगों के भीतर इतना डर भर दिया कि वो लोग पैदल ही वहां से भागने लगे। कुछ दिन को भागे तो कुछ रात में ही निकल गए। भागने वाले अधिकांश लोगों को वापस फिर से कभी नहीं देखा गया। तो क्या थी ये पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, मोम्बासा बंदरगाह, जो कि पूर्वी अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, केन्या के मोम्बासा शहर में स्थित है। यह स्थान पूर्वी अफ्रीका में जाने हेतु महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है जो कई देशों को समुद्र से जोड़ता है। अंग्रेज समुद्र के रास्ते यहाँ आते थे, लेकिन उनके लिए पूर्वी अफ्रीका से और आगे बढ़कर मध्य अफ्रीका पहुँच पाना कठिन था। इसलिए अंग्रेजों ने एक रेल मार्ग बनाने की सोची। मकसद था युगांडा और कोंगो में लूट मचाना। इन दोनों ही देशों में तांबे एवं अन्य खनिजों की बहुतायत थी और गोरी चमड़ी वाले गिद्धों की नज़र इन्हीं खनिजों पर थी। इसलिए पूर्वी अफ्रीका में विकास का झूठ फैलाकर रेल मार्ग बनाने का काम शुरू हो गया। गोरे गिद्ध चाहते थे कि काम जल्द से जल्द पूरा हो ताकि लूटपाट भी शीघ्रता से शुरू हो सके, किंतु मजदूरों की कमी खलने लगी। नतीजन मोटी तनख्वाह का लालच देकर भारत से कुछ मजदूर बुलाए गए। अधिकतर भारतीय लोग पंजाब प्रांत से थे। उस समय का पंजाब आज के पंजाब से अलग था, जिसमें भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब सहित हरियाणा और हिमाचल का बड़ा भूभाग भी शामिल था। इस पूरे इलाके के लोग खेती बाड़ी करने वाले और मेहनती थे और इनमें से अधिकांश लोग गर्मी बर्दाश्त करने के भी आदी थे। लेकिन केन्या का मौसम और भी कठोर था। दिन के समय लू इतनी तेज चलती मानो कपड़ों के साथ साथ त्वचा भी जलकर जिस्म से अलग हो जाएगी। वहीं रेगिस्तानी इलाका होने के कारण रात होते ही अचानक से ठंड भी बढ़ जाती थी। यहाँ मच्छरों की बहुतायत थी। मलेरिया बीमारी ने कई भारतीयों की जानें ली। साथ ही हैजा आदि ने भी मजदूर लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ था। परंतु मेहनतकश लोग ऐसी समस्याओं की अधिक परवाह नहीं करते। कष्ट और दुख तो मजदूर के सच्चे साथी होते हैं। पर एक रोज़ समस्या कुछ अलग ही थी। अपने शिविर में सोया एक मजदूर गायब था। पहले सबको लगा कि वो शौच आदि के लिए गया होगा, इसलिए जल्द ही लौट आएगा, किंतु कुछ लोगों को उस गायब व्यक्ति के शिविर के बाहर घसीटे जाने के निशान दिखाई दिए। मतलब साफ था किसी जंगली जानवर का हमला। घटना दुखदाई थी। सभी ने मिलकर गायब व्यक्ति की तलाश भी की, पर वो सफल नहीं हो पाए। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। हर कोई समझता था कि जहां वो कार्य कर रहे हैं वहां लकड़बग्घों से लेकर शेर एवं चीते जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के हमलों का जोखिम तो सहन करना ही पड़ेगा। ये सोचकर सभी लोग वापस से अपने कार्य में जुट गए। पर दिक्कत ये थी कि ऐसी घटना अब हर दूसरे या तीसरे दिन होने लगी थी। रात को सब लोग अपने तंबू में सोने चले जाते, किंतु सुबह उनमें से कोई एक गायब मिलता। तंबू के अंदर और बाहर रक्त एवं घसीटे जाने के निशानों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। ना किसी को कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती, ना ही कोई छीना झपटी के संकेत प्राप्त होते। ऐसा लग रहा था कि हमलावर बेहद ताकतवर ही नहीं अपितु गजब का बुद्धिमान भी था। एक रोज जब एक ही शिविर में दो लोग सोए हुए थे तो उनमें से एक पर हमला हुआ। इस हमले ने पास सोए दूसरे मजदूर को भी जगा दिया। उसने देखा एक विशाल आकार का शेर उसके साथी का मुंह अपने मुंह में दबोचकर उसे बाहर घसीटकर ले जा रहा है। इस विभत्स दृश्य को देखकर किसी का भी खून सूख जाए। डर के मारे उस दृश्य को देख रहे व्यक्ति के हलक से चूं तक की आवाज़ नहीं निकली। लेकिन जैसे ही वो शेर दूर चला गया तो उसने चिल्लाकर बाकी लोगों को जगाया, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ और हमलों के बाद मजदूरों की समझ में आया कि असल में हमलावर शेर एक नहीं बल्कि दो थे। ये दोनों शेर साथ रहते और हमला करते। निश्चित रूप से वो खानाबदोश युवा थे, यानी ऐसे नर शेर जिन्हें प्राइड से निकाल दिया जाता है। ये नर सबसे खूंखार किस्म
के शेर होते हैं। प्राइड से अचानक निकाले जाने का गुस्सा और शिकार का कम अनुभव उन्हें हर चलती फिरती चीज़ पर हमला करने के लिए उकसाता रहता है। ये शेर अपना भविष्य तय कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि इन हमलावरों ने अपना भविष्य तय कर लिया था, जो था इंसानों को निवाला बनाना। जहाँ ये हमले हो रहे थे वहाँ पास से ही सावो नामक नदी बहती है, इसलिए इन शेरों को सावो नदी के शेर भी कहा गया। जाहिर है जब हमले लगातार हो रहे थे तो मजदूरों ने स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। वहीं गोरे गिद्ध यानी अंग्रेज ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रेलवे का कार्य थमे, इसलिए उन्होंने मजदूर पुरुषों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। उनका वेतन रोक लिया गया, पर बावजूद इसके वो लोग भाग रहे थे। हर किसी को अपनी जान बचाना अधिक जरूरी लग रहा था, क्योंकि वो दो खूंखार शेर ये जान चुके थे कि मनुष्य बड़ा ही आसान शिकार है एवं रात के समय सोते मनुष्य को मार डालना तो और भी अधिक आसान है। जब मजदूरों के भागने की वजह से रेलवे परियोजना बिखरने लगी, कार्य प्रगति थम गई, तो मजबूरन गोरे गिद्धों को नींद से जागना पड़ा और लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन, जो कि इस पूरी परियोजना में एक इंजीनियर भी थे, को शेरों के शिकार की जिम्मेदारी दी गई। कर्नल पैटरसन अनुभवी शिकारी थे, उन्होंने पहले भी कई आदमखोरों को शांत किया था। कर्नल ने श्रमिकों के जरिए उन जानवरों के बारे में और अधिक जानकारी बटोरी, लोगों को चित्र दिखाए और जानने की कोशिश की कि हमलावर शेर नर है या मादा और उनका आकार क्या है। कर्नल को एहसास हुआ कि वो दो आदमखोर शेर चित्रों में दिखाए गए शेरों जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। वो निश्चित ही काफ़ी विशाल आकार के थे। इतना विशाल आकार केवल नर शेरों का ही हो सकता है, परंतु बावजूद इसके उन शेरों के पास बेहद छोटी आयाल थी, यानी आकार नरों जैसा और शक्लो सूरत मादाओं जैसी। उन शेरों का रंग भी जरा सांवला था। वे विशालकाय परछाइयों जैसे दिखाई पड़ते थे, जिनके सर पर इंसानी हत्याओं का जुनून सवार था। वो सामान्य शेरों की तरह व्यवहार भी नहीं करते थे। अधिकांश शेर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, ज़ेबरा, भैंसा इत्यादि, क्योंकि इन बड़े जानवरों को दौड़कर पकड़ना आसान होता है। इन्हें पकड़ने के लिए अधिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं होती और शेर योजनाएं बनाना पसंद भी नहीं करते। किंतु सावो नदी के आदमखोर बड़े ही बुद्धिमान थे। मानो वो श्रमिकों की हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हों, उनके कार्य करने की दिनचर्या का अध्ययन कर रहे हों। उन शेरों का हमला सही समय पर एवं 100% कामयाबी के साथ होता था। शुरुआत में कर्नल पैटरसन ने एक गधे को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ पेड़ों पर अस्थायी मचान बनाए और अपने दो अन्य साथियों के साथ राइफल लेकर 2 रातों तक इंतजार किया। भले ही आप कितने भी चतुर शिकारी क्यों ना हो, लेकिन मचान पर बैठे बैठे आधी रात के समय पलकें भारी होने लगती है। एक रोज़ कर्नल पैटरसन के एक साथी शिकारी को यूं ही झपकी आ गई, किंतु कुछ ही क्षणों बाद एक चीख ने उनकी निंद्रा को तोड़ दिया। शिकारी ने जैसे ही आंखें खोली, उसके ठीक सामने विशाल आकार का एक शेर एक मजदूर को किसी खिलौने की भांति उठाकर ले जा रहा था। शेर का आकार देखकर शिकारी का मुंह खुला का खुला रह गया, परंतु जल्द ही उसने खुद को संभाला और निशाना साधकर गोली चला दी। इंसान को मुंह में पकड़े होने के बावजूद भी इस शेर की रफ्तार गजब की थी। नतीजन निशाना चूक गया और जब तक दूसरी गोली चलाने की कोशिश होती तब तक शेर आंखों से ओझल हो गया था। गोली की आवाज़ सुनकर कर्नल पैटरसन और अन्य शिकारी भी दौड़कर इस ओर आए। उन्हें सफलता की उम्मीद थी, जो कि मिली नहीं थी। साथ ही शिकारी ने बताया कि उसने इतना विशाल शेर कभी नहीं देखा था। साधारण शेर जहां करीब 200 किलोग्राम तक भारी होते हैं, वहीं ये शेर कम से कम 250 किलोग्राम तक भारी रहा होगा। बावजूद इसके उस शेर का चेहरा बालों से रहित था। शेर के इस विवरण के कारण कुछ लोगों ने तो उन शेरों को जानवर तक कहना बंद कर दिया। श्रमिकों का कहना था कि वो शेर असल में आत्माएं या किसी प्रकार के राक्षस हैं जो कभी मर नहीं सकते। अगले कुछ और दिनों तक शेरों का कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। अब कर्नल पैटरसन कहीं अधिक सावधान हो चुके थे। उनके जिस साथी ने शेर को देखा था, उसकी तो रातों की नींद ही उड़ चुकी थी। एक रोज़ जब कर्नल अपने मचान पर बैठे थे तो उन्हें झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल ने अपनी राइफल की नाल उन झाड़ियों की ओर कर दी। तुरंत एक शेर झाड़ियों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गया। कर्नल के पास सुनहरा मौका था। उन्होंने गोली चलाई जो शेर की गर्दन के पास लगी। हालांकि गोली लगते ही वो शेर वापस पलटकर झाड़ियों में घुस गया, पर उस रोज आसमान में चांद चमक रहा था। इस रोशनी में कर्नल देख पा रहे थे कि उनका निशाना बेहतरीन था। वो तुरंत अपने साथियों सहित मचान से उतरकर झाड़ियों की ओर दौड़े। हालांकि किसी जख्मी शेर के सामने आ जाना कुछ ऐसा ही है जैसे रेल को आते देख
पटरी पर लेट जाना। लेकिन कर्नल और उसके साथी हिम्मती थे। उन्होंने झाड़ियों की खोजबीन की और जख्मी शेर मिल गया। वह चल नहीं पा रहा था, गोली ने गहरा जख्म दिया था। शेर पर नज़र पड़ते ही कर्नल और उनके साथियों की राइफल दोबारा से गूंज उठी। तुरंत शेर को धराशायी कर दिया गया। हालांकि उन आदमखोरों की संख्या 2 थी, यानी दूसरा भाग चुका था। लेकिन कर्नल पैटरसन ने अनुमान लगाया कि अपने भाई की मौत के बाद डर के मारे अब वो दूसरा शेर भी इस ओर नहीं आएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। दूसरे शेर का हमला उसी रात हुआ। ना सिर्फ रात बल्कि उस गुस्सैल जानवर ने दिन के समय भी हमला किया। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर अपने भाई की हत्या का बदला ले रहा है। अगले कुछ ही दिनों में उस शेर ने 10 लोगों को मार डाला। ऐसा नहीं है कि कर्नल और उसके साथी इस दूसरे शेर को मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उनके प्रयास जारी थे। वो रात्रि के साथ साथ दिन के समय भी उस आदमखोर की खोजबीन में जुटे रहते। इस खोज के दौरान ही उस आदमखोर पर 3 बार गोलियां भी चलाई गई, लेकिन वो हर बार बच निकला। एक रोज कर्नल के एक साथी शिकारी का उस आदमखोर से सामना हो गया। शिकारी ने गोली चलाई और शेर ने छलांग लगाई। हालांकि गोली शेर को जा लगी, परंतु इसके बावजूद भी शेर ने कर्नल के साथी शिकारी को दबोचकर जान से मार डाला। जब तक कर्नल पैटरसन और उनके दूसरे साथी वहां पहुंच पाते, तब तक वो आदमखोर जा चुका था। किंतु कर्नल की नज़र टपकते हुए रक्त पर पड़ी। वो जान गए कि उनके मारे जा चुके साथी ने शेर को घायल करने में सफलता पाई है। इस टपकते रक्त का पीछा किया गया। कर्नल और उसके दूसरे सहयोगी को अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। सामने ही एक पेड़ के नीचे वो शेर घायल पड़ा था। अब एक बार फिर से गोलियां चली। वो दूसरा आदमखोर भी हमेशा के लिए शांत हो गया। नाक से पूंछ तक वो शेर 9 फीट लंबा था। वो इतना भारी था कि उसे कैंप तक उठाकर लाने में 10 इंसानों को अपना बल लगाना पड़ा। परंतु मरने के बाद भी सावो नदी के शेरों की कथा समाप्त नहीं होती, अपितु वो शेर लंबे समय तक किंवदंती बने रहे। कर्नल पैटरसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन शेरों ने 135 लोगों को अपना निशाना बनाया था। इस संख्या ने बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी। कर्नल की पुस्तक दुनिया भर में तेजी से बिकी, जिस कारण कुछ लोगों ने ये कहा कि कर्नल साहब ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक झूठी संख्या बताई थी। उन शेरों ने 135 लोगों को नहीं मारा था। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि मृत्यु की इस कुल संख्या में वो लोग भी शामिल थे जिनकी मौतें गर्म मौसम, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों से हुई थी। चूंकि इन शेरों के शवों को शिकागो के एक म्यूजियम में आज तक संरक्षित रखा गया है, इसलिए वर्ष 2000 में कुछ शोधकर्ताओं ने इन शेरों के दांतों की जांच करके ये पता लगाने का दावा किया कि वास्तव में ये आदमखोर अपने अंतिम दिनों में क्या खा रहे थे। शोधकर्ताओं का दावा था कि इनमें से एक शेर के दांतों के अध्ययन से ये पता चलता है कि उसने करीब 10 मनुष्यों को अपना निवाला बनाया था, वहीं दूसरे ने 20 को। साथ ही कुछ हत्याएं बेवजह भी की गई थी। यानी इस हिसाब से उन शेरों ने लगभग 30 से 40 इंसानों को मारा था, जो कि कर्नल पैटरसन द्वारा बताई गई संख्या यानी 135 से तो कम है, लेकिन फिर भी बेहद अधिक है। हालांकि इस तरह से दांतों का अध्ययन करके किसी जानवर द्वारा की जाने वाली इंसानी हत्याओं का अंदाजा लगाना संभव तथ्य तो प्रतीत नहीं होता। वैसे शेर आमतौर पर लोगों को तब तक नहीं खाते जब तक उन्हें कोई गंभीर समस्या ना हो। इन शोधकर्ताओं ने भी ये बताया कि उन 2 आदमखोर शेर भाइयों में से एक के दांत में दर्दनाक संक्रमण था, जिस वजह से वो जंगली जानवरों की कठोर त्वचा को नहीं चबा पा रहा होगा और भूख के कारण उसने मानवों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक अन्य रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन दिनों हैजा और मलेरिया से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने की बजाय शवों को खुले में फेंक दिया जाता था। लोगों का मानना था कि ऐसा करने से बाकी जीवित बचे लोगों के बीमार होने की संभावना कम रहती है। हो सकता है कि उन शेरों ने इन्हीं फेंके गए शवों को खाना शुरू किया हो और बाद में उन्हें मानव मांस के स्वाद की लत लग गई हो, जिस कारण उन्होंने जिंदा इंसानों पर भी हमले करने शुरू कर दिए। एक बार जब उन्हें ये एहसास हो गया कि मानवों को अपना निशाना बनाना बड़ा ही आसान है, खास करके सोते समय, तो वो एक के बाद एक हमले करने लगे। सावो नदी के उन आदमखोर शेरों की हत्या के बाद कर्नल पैटरसन ने उनकी खाल और खोपड़ियाँ सुरक्षित कर ली। कई वर्षों बाद उन्होंने वो खाल और खोपड़ियाँ शिकागो के फील्ड म्यूजियम को बेच दी, जहां वो आज भी रखी हुई है। ये दोनों आदमखोर अभी भी बिना चेहरे पर कोई भाव लिए सामने की ओर देख रहे हैं। ये खूंखार आदमखोर अब बिना पलके झपकाए शांति से खड़े हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।